मैगजीन है, वहाँ से एमसीक्यूज लिए गए हैं, वहाँ से एमसीक्यूज बनाए गए हैं उन न्यूज़ से। और यहाँ पे 50 एमसीक्यू के माध्यम से एक महीने का जो करंट अफेयर्स है वो देने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। आज हम नजर डालते हैं और चर्चा करते हैं कौन कौन से एमसीक्यू यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू है बात कर रहा है किसके बारे में, केदारनाथ मंदिर के कपाट वर्ष 2025 में कब खुलेंगे, इस संबंध में यहाँ पे प्रश्न बात कर रहा है। इस संबंध में अगर हम देखें ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 30 अप्रैल, दूसरा है 2 मई, तीसरा है 4 मई और चौथा है 10 मई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 2 मई। अगर हम बात करें केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना। और यह मंदिर कहाँ पे है, गढ़वाल हिमालय के रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में यह मंदिर स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तथ्य है। और इसके अलावा कपाट ये जो होता है अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर खोले जाते हैं, और 2025 में 2 मई को ये अक्षय तृतीया पड़ा है और उसी दिन ये खोले गए हैं। शीतकाल में अगर आप बात करें तो नवंबर से अप्रैल में केदारनाथ मंदिर बंद रहता है। भगवान की पूजा कहाँ होती है, ऊखी मठ में होती है। कहाँ पे होती है, ऊखी मठ में होती है। तो जब ये कपाट बंद रहता है उसके संबंध में यहाँ पे बात है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे डालें, गिव मी अ सेकंड। हाँ, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, उत्तराखंड विधानसभा में किस डिजिटल पहल को अपनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं आपके सामने, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। इसके बारे में अगर आप बात करें तो नेवा जिसे कहा जाता है, नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसका उद्देश्य क्या है, विधानसभाओं को क्या करना, कागज रहित बनाना, पेपरलेस बनाना। यहाँ पे इसका पर्पज है, जिसमें विधायक जो है टेबलेट है, डिजिटल डिवाइस है, इससे प्रश्न पूछें, कोई भी विधेयक हो या कोई उत्तर दिख सकते हैं, ये इसका पर्पज है। उत्तराखंड देश की छठी विधानसभा बनी है, कौन सी, छठी विधानसभा उत्तराखंड बनी है, जिसने ये ऐसा लक्ष्य रखा है कि नेवा को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, NEVA, इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इस संबंध में डिजिटल इंडिया जो मिशन चल रहा है उसका ये एक तरह से पार्ट है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करें। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, प्रश्न क्रमांक 3, उत्तराखंड के जैविक उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2023-24 में कितने परसेंट की गिरावट आई है। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बी, 66% गिरावट आई है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो जैविक उत्पाद हैं, जिसमें मुख्यतः आता है राजमा, आता है हल्दी, आता है अदरक, मंडुवा इत्यादि जो आते हैं, इनका गिरावट बाजार की जो मांग की कमी होने की वजह से हुआ है। मांग की कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब मांग की कमी होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे साथ ही उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो प्रमाणीकरण की भी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो राज्य सरकार है अपीडा के साथ मिलके, अपीडा, अपीडा जिसे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी आई थिंक बोला जाता है, इसके साथ साझेदारी कर निर्यात को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रही है कौन, राज्य सरकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि जो उत्तराखंड में कैंपा निधियों का दुरुपयोग रोकने की जांच किस संस्थान के द्वारा की गई थी। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कैग है उसे यहाँ पे की गई है। जो भी यहाँ पे पैसा मिसयूज हुआ है कैंपा का, कैंपा फंड के बारे में हमने पिछले मंथ के जो करंट अफेयर्स है, बेसिकली अगले मंथ के अगर आप देखें मार्च में हमने देखा है कि कैंपा एक तरह का फंड है। जब भी कोई निर्वनीकरण की प्रक्रिया होती है, कोई कंपनी आती है, तो उसका जो पैसा होता है उस उसको मॉनेटरी टर्म में काउंट किया जाता है, कितने मॉनेटरी टर्म में जो वन का उनका नुकसान हो रहा है, और उसकी बदले भरपाई की जाती है, वो पैसा कैंपा फंड में जाता है। तो कैंपा फंड का पता चला कि कुछ यहाँ पे मिसयूज हुआ है, जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जांच बिठाई गई है कैग के द्वारा। अगर हम बात करें कैंपा फंड को 2004 में क्या किसके द्वारा बनाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसे कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका सी। अगले प्रश्न के बारे में बात करें, अगला प्रश्न बात कर रहा है प्रश्न क्रमांक 4, केदारनाथ मंदिर कपाट खुलने से पहले भगवान शिव की मूर्ति कहाँ ली जाती है। तो मैंने आपको बताया ऊखीमठ, ऊखीमठ जिसे ओंकारेश्वर मंदिर के ने भी नाम से जब बारे में नाम से जाना जाता है। हालांकि ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन ये दूसरा ओंकारेश्वर मंदिर है। यहाँ पर जब शिव जी को जो शीतकालीन गद्दी यहाँ पे लगाई जाती है, शीतकाल में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए क्या होता है केदारनाथ में जाना संभव नहीं होता। इस वजह से अगर आप देखें तो 5वां का जो आंसर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 6 बात कर रहा है कैंपा निधियों के दुरुपयोग को कितनी राशि अनियमितता पाई गई। तो कितनी राशि की अनियमितता पाई गई उसके संबंध में यहाँ पे हमें देखना है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए, तो जो भी ऑप्शन दिए गए इसमें सही आंसर क्या होगा, 13.86 करोड़ की जो राशि है उसमें यहाँ पे अनियमितता पाई गई कैंपा फंड में। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है प्रश्न क्रमांक 7, उत्तराखंड में जैविक खेती के निकट निर्यात में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता है कि जो जैविक खेती जिसकी शुरुआत यहाँ पे उत्तराखंड में हुई थी, सिक्किम में हुई, कई राज्यों में हुई है। उस संबंध में यहाँ पे निर्यात में गिरावट आई, क्योंकि आप देखेंगे अचानक से आप फर्टिलाइजर को यूज करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन वो कम होता है। इस संबंध में यहाँ पे गिरावट आई है। और इसका मुख्य कारण क्या है? राज्य सरकार की जो उत्तराखंड ऑर्गेनिक नीति क्रियान्वयन ना होना। तो राज्य सरकार ने जो नीति बनाई थी 2019 में, आई थिंक 2019 में ही नीति बनाई थी, तो वो जो क्रियान्वित नहीं हो पाई है, उस संबंध में अगर आप देखेंगे जैविक नीति, जो जैविक खेती, इसमें गिरावट आई है। अब कितनी गिरावट आई? तो 66% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। जो हम देखें 11.6 करोड़ के आसपास रहा था जैविक उत्पाद, और वो इस बार 4.2 करोड़ के आसपास रह गया। 2019 में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड को भी स्टैब्लिश किया गया था। 2019 में ही किसको? बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था। और इस बोर्ड का क्या कार्य क्या था कि जो जैविक खेती है उसको यहाँ पे बढ़ावा देना। लेकिन पाया गया कि ग्राउंड में जो ये खेती, जो पॉलिसी, उसको लागू नहीं किया गया। प्रश्न क्रमांक 8 बात कर रहा है जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है नेवा के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच लागत का साझा अनुपात क्या है? तो इसका साझा अनुपात क्या है? इसका साझा अनुपात है 60:40, इसका साझा अनुपात है। नेवा के बारे में अगर बात करें तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, और संसदीय मंत्रालय जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंतर्गत ये आएगा। कौन? नेवा। अब इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जो विधानसभा है, छठी विधानसभा उत्तराखंड बन रही है, जहाँ पे पेपरलेस एक तरह से विधानसभा यहाँ पे बनेगी। तो 60-40 के अनुपात में यहाँ पे फंडिंग होती है। हालांकि अगर आप देखोगे पूर्वोत्तर राज्यों में और हिमालयी राज्यों में इसकी जो फंडिंग होती है 90-10 है। तो ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ फंडिंग का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। प्रश्न क्रमांक 10-9 बात कर रहा है केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि किस अवसर पर घोषित की गई है? तो अक्षय तृतीया के अवसर पर घोषित की गई। इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी देख लिया है। प्रश्न क्रमांक 10 बात कर रहा है कि जो उत्तराखंड में कैंपा निधियों के दुरुपयोग रोकने की जो अवधि कौन सी थी? निधियों के रोकने की अवधि। तो इसके बारे में यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो? 2019 से 2021-22 तक। तो कैग की रिपोर्ट ने में उत्तराखंड जो वन विभाग है उसके 19 से 22 के दौरान कैंपा निधियों का दुरुपयोग रोकने का उल्लेख किया गया है। कुल अगर देखा जाए तो 14 करोड़ के आसपास की अनियमितता पाई गई है जो कैंपा गाइडलाइन को उल्लंघन करते थे। उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार को एक हलफनामा दायर करने के बारे में बोला है। प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ पे बात कर रहा है कैंपा के बारे में कि कैंपा निधियों के दुरुपयोग में कालागढ़ टाइगर रिजर्व किस कार्य के लिए 1.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। सॉरी, हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। बाघ की सफारी के लिए भी मोटर सड़क निर्माण, हाथी सुरक्षा दीवार, वन विश्राम गृह स्थल, इन सभी के लिए यहाँ पे पैसे दिए गए हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग के लिए अलग-अलग पैसे दिए गए, जैसे 50 लाख के आसपास मोटरसाइकिल या मोटर जो सड़क निर्माण उसके लिए है। इसके अलावा 41 लाख शायद हाथी वाला है। तो इस तरह से अलग-अलग फंड यहाँ पे दिए गए हैं। और ये सभी खर्च जो है कैंपा फंड के अनुमोदित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थे। है ना? जो कि वनों की पुनर्बहाली के लिए होते हैं। तो इस संबंध में भी यहाँ पे पैसे दिए गए जो काफ़ी चर्चा में रहे। हालाँकि इतना इम्पोर्टेंट ये वाला न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सीओआईआई ने किस संस्था के साथ यहाँ पे समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जीबी पंत विश्वविद्यालय, आईएआरआई, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? जीबी पंत। जीबी पंत के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। हाँ, सॉरी। अब अगर हम बात करें जीबी पंत सीओआई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आखिर सीओआई है क्या, जिसके बारे में आपने थोड़ा सा यहाँ पे देखा। तो चैम्बर ऑफ ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, तो पूरे भारत में जो जैविक खेती उसको लागू करने के लिए एक अथॉरिटी है, उसको सीओआई बोला जाता है। ये उत्तराखंड में जो जैविक उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता, उनका प्रमाणीकरण, उनका विपणन, इसके लिए उसने क्या किया था? जीबी पंत जो विश्वविद्यालय, उसने इससे समझौता किया। और बात हुई यहाँ पे वैज्ञानिक प्रशिक्षण, बाजार संपर्क प्रदान करने की बात की जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो पंतनगर विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। भारत का पहला, और इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1960 में स्टैब्लिश किया गया था उत्तराखंड में पंतनगर में। ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 13 के बारे में बात करें। 13 के बारे में हमको आपको पता है कि नेवा का पर्पस क्या है? पेपरलेस हाउस बनाना, है ना? जो आपको पता ही है। और डिजिटल सदन बनाना, पेपरलेस हाउस नहीं, डिजिटल सदन बनाना, इसका पर्पस यहाँ पे है। अब नेवा के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब आगे इसमें ज्यादा फैक्ट्स नहीं देखेंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। प्रश्न क्रमांक 14 बात कर रहा है उत्तराखंड में जैविक उत्पादों में निर्यात में गिरावट एक प्रमुख सामाजिक कारण क्या है? तो क्या है प्रमुख सामाजिक कारण? पलायन, माइग्रेशन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कारण है। उत्तराखंड में अगर देखेंगे खासतौर पे ग्राम क्षेत्रों में, खासतौर पहाड़ी जिलों में युवाओं का निरंतर यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। इससे क्या हो रहा है कि खेती के लिए जो श्रम बल होना चाहिए जैविक उत्पादों के लिए, वो यहाँ पे कम होता जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे चैलेंज देखने को मिला है। 2022 की एक राज्य की रिपोर्ट है, उसमें आप देखोगे तो पता चलेगा उत्तराखंड में लगभग 1400 से अधिक गांव में आंशिक या पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर माइग्रेशन होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो लेबर इसकी कमी यहाँ पे पड़ेगी।
अगला प्रश्न बात कर रहा है कैंपा निधियों के दुरुपयोग में हरिद्वार, टोंस, नैनीताल, नरेंद्र नगर वन विभागों पर किस प्रकार के 3 करोड़ खर्च हुए हैं यहाँ पे? तो आपको पता होगा सारे ही भवन नवीनीकरण, हरेला उत्सव, बाढ़ लगने इस सब में हो, जबकि केवल पेड़ पौधे लगाने में ही ये पैसे खर्च होने चाहिए थे। अब ये जो पैसे पता कैसे चला? कैग को गठित करने की बात हुई की, तो 2024 में कैग ने रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में पता चला कि जो पैसा है उसको भवन निर्माण में, बाढ़ लगाने में इत्यादि कार्यों में यहाँ पे किया गया। प्रश्न क्रमांक 16 बात कर रहा है यहाँ पे कि ये एक दो यहाँ पे लिखा है, ये गलत है। उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया है? तो 16 का सही आंसर क्या होगा? ए 1,01,175 करोड़ यहाँ पर आवंटित किया है। वित्त मंत्री कौन है यहाँ पे? तो प्रेमचंद अग्रवाल हैं। प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री हैं। उन्होंने 13 फरवरी 13 फरवरी 2025 को 13 फरवरी 2025 को इस फंड का यहाँ पे प्रावधान किया। यह बजट उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। बजट में अगर बात ये गई है कि ग्रीन उत्तराखंड मिशन चलाया जाएगा, पर्यटन, बागवानी इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में यहाँ पे इसमें बात हुई है। आगे हम देखें प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर वह कौन सा योजना है जो उत्तराखंड सहित उत्तरी सीमा के गांवों के विकास के लिए संबंधित है? तो कौन सी योजना है? कल भी हमने देखा था इसको, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसकी शुरुआत 2023 में की थी। ऐसे विलेज को डेवलप करने के लिए जो सीमावर्ती हैं, खासतौर पे भारत चीन की सीमा पर हैं, तो यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमिकल जो प्रेजेंस है उसको स्टैब्लिश करने के लिए अब ये योजना कहाँ का लागू होगी? एक तो उत्तराखंड में लागू होगी, अरुणाचल प्रदेश में लागू होगी, लद्दाख में लागू होगी, उसके अलावा और कहाँ लागू होगी? हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे लागू होगी, सिक्किम में लागू होगी। तो यहाँ पे क्या की गई, ये योजना लागू की गई जिससे बेहतर कनेक्टिविटी गाँवों की हो सके। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 18 बात कर रहा है कि उत्तराखंड के किन जिलों में गैर निवासी को कृषि और बागवानी भूमि खरीदने से प्रतिबंधित किया गया है? तो कौन सी? हरिद्वार और उधमनगर है, वहां से क्या किया गया? तेजी से जो शहरीकरण बढ़ रहा था, इसको देखते हुए क्या किया गया यहाँ पे लागू किया गया यह प्रावधान। प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 बात कर रहा है उत्तराखंड में गैर निवासियों को जमीन खरीदने से रोकने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है मुख्य उद्देश्य इसका? बी, राज्य के संसाधन और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना इसका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है, जिस वजह से यहाँ पे उधम सिंह नगर व हरिद्वार में से लागू किया गया है। क्रमांक 20 बात कर रहा है किसके बारे में? उत्तराखंड में कौन सा ट्रैकिंग मार्ग 17,716 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा ट्रैक है? तो क्या इसका सही आंसर होगा? जंगताल ट्रैक। अगर हम जंगताल ट्रैक के बारे में बात करें तो कहाँ स्थित है? जोशीमठ में स्थित है। कहाँ पे? जोशीमठ में स्थित है। और इसकी लंबाई क्या है? 17,716 फीट। यह ट्रैकिंग अत्यंत दुर्गम यहाँ पे है और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा नागरिक ट्रैक है। तो जनताल यहाँ पे जो ट्रैक है उसके बारे में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई क्या है? तो हम इसकी लंबाई तो हमने ऑलरेडी देख लिया, 11 तो 12 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगी नियरेस्ट जो क्लोजेस्ट है। उत्तराखंड में नीला पानी से मुल्लिसला बेस कौन सी संस्था ने ट्रैकिंग अभियान यहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आईटीबीपी, इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स है, उसने क्या किया था? इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। किसको किसको स्टैब्लिश किया था? यहाँ पर एक तरह से बेस यहाँ पे ट्रैकिंग का अभियान यहाँ पे आयोजित किया गया था। गिव मी अ सेकंड। हाँ, आगे हम बात करें तो इस मिशन का उद्देश्य क्या था? सीमा पर जो निगरानी है, सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैकिंग रूट की यहाँ को आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा जो स्थानीय युवा है उनमें साहस जगाना, इस तरह से बहुत सारे इसके पर्पज यहाँ पे थे। अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि आगे प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 23 की, प्रश्न क्रमांक 23 के बारे में देखें तो उत्तराखंड में जंगताल ट्रैक का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका पहला मुख्य उद्देश्य? पहला मुख्य उद्देश्य इसका आप देखेंगे तो बी है, साहसिक पर्यावरण पर्यटन और आर्थिक विकास को यहाँ पे बढ़ावा देना, इसका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। कितना बड़ा है ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। प्रश्न क्रमांक 24 बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड बजट 2025-26 में प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान अगर देखें तो उत्तराखंड के बजट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड का प्राथमिक उद्देश्य ग्रीन उत्तराखंड मिशन, कृषि को, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर यहाँ पे पूरा फोकस किया गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र योजना इस बजट में शामिल नहीं है। क्रमांक 25 बात कर रहा है कि 10 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तराखंड में कितने गांवों का विकास यहाँ पे किया जाएगा? अब क्या क्या ऑप्शन दिए गए, इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर भी 663 यहाँ पे जो गांव है उनका विकास यहाँ पे किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, पर्यटन है, आईटी है, इन सबको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। फिर इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 26 बात कर रहा है उत्तराखंड में गैर निवासियों को अधिकतम कितनी कृषि भूमि खरीदने की अनुमति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 250 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे खरीदने की अनुमति है। किसको? जो संशोधित कानून है, जो कानून पे संशोधित हुआ है उसके बाद आप देंगे इतना पे अनुमति यहाँ पे दी गई है। क्रमांक 27
12, ये 12 13 यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में गैर निवासियों को फार्म लैंड खरीदने से रोकने के लिए नए कानून की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी क्या है नए कानून की मुख्य विशेषता? सही आंसर है ए, भूमि लेन देन के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली। देखिए और ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचे, सब में पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे पर्पज यहाँ पे है कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यहाँ पे दिया जा सके। प्रश्न क्रमांक 28 यहाँ पे बात कर रहा है, उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र में जंगताल ट्रैक का क्या महत्व है? तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा यहाँ पे ट्रैक है, 17,716 फीट यहाँ पे जंगताल की लंबाई है। फिर इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 29 बात कर रहा है, उत्तराखंड किस जिले में गैर निवासियों के लिए फार्म लैंड खरीदने से रोका गया है, पालन नहीं किया गया है? तो देखिए हरिद्वार और यहाँ उधम श्रीनगर में तो किया गया है, तो ये तो दोनों आंसर इसके होंगे नहीं। अल्मोड़ा में भी किया गया, तो इसका सही आंसर होगा नैनीताल। अगर हम बात करें नैनीताल का एक रिपोर्ट में पाया गया कि नैनीताल जिले में भूमि नियंत्रण के नियमों का अनुपालन सही ढंग से नहीं हुआ है, कई गैर निवासी निवेशकों द्वारा वहां पर कृषि भूमि को व्यवसायिक भूमि बदलने के प्रयास यहाँ पे किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 30 बात कर रहा है, उत्तराखंड में जंगताल ट्रैक पहल से क्या अपेक्षित परिणाम है? तो वही ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑलरेडी हमने इसके बारे में देख लिया। बद्रीनाथ मंदिर कब 2025 में फिर से खुलेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल। यहाँ पर हम देखें सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 1 अप्रैल। इसके अलावा 2025 में अक्षय तृतीया के अवसर पर 1 अप्रैल को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ मंदिर का पाठ खोले जाएंगे, बसंत पंचमी का आई थिंक दिन रहेगा। 32 प्रश्न बात करेगा, बद्रीनाथ मंदिर के सर्दियों के बाद फिर से खुलने के समय कौन सा अनुष्ठान किया जाता है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसमें ए, मंदिर के दरवाजे खोलना। इसे यहाँ पे हजारों वर्ष चली आ रही है, बेसिकली परंपरा है और इसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। उत्तराखंड में ग्रीन गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत खेल प्रथाओं को यहाँ पे बढ़ावा देना। उसके तहत जो पर्यावरणीय अनुकूल प्रथाएं हैं जैसे प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र हो, रिसाइकलिंग हो, कार्बन न्यूट्रल कार्यक्रम हो, इन सबको अपनाने की यहाँ पे बात की गई है। प्रश्न क्रमांक 34, ग्रीन गेम्स का पहल किस मंत्रालय ने की है? तो इसका सही आंसर होगा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने ग्रीन गेम्स पहल की यहाँ पे शुरुआत की है और पर्यावरण रणनीति है, खेल नीति, इनको यहाँ पे जोड़ने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। प्रश्न क्रमांक 35, उत्तराखंड में भूमि पंजीकरण अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, कागज रहित डिजिटल प्रणाली लागू करके क्या किया जाएगा? भूमि पंजीकरण प्रणाली को कागज रहित बनाया जाएगा और भ्रष्टाचार रहित यहाँ पे बनाया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36, उत्तराखंड में भूमि पंजीकरण के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूलेख ऑन। देखिए कंफ्यूजिंग हो सकता है यहाँ पे, भूलेख जो ऑनलाइन है, भूलेख उत्तराखंड भी अगर देखें तो भूलेख उत्तराखंड पोर्टल में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है ये बेसिकली, और नागरिक ऑनलाइन जमीन रिकॉर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। इसका उपयोग भूमि पंजीकरण या म्यूटेशन, खसरा खत्म, इन सब के लिए बेसिकली किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27 बात कर रहा है, उत्तराखंड में कौन सा गांव आदर्श संस्कृत गांव घोषित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका गरूर। गरूर गांव को आदर्श संस्कृत गांव में यहाँ पे घोषित किया गया है। इस गांव में सरकारी स्कूलों में भी संस्कृत अनिवार्य है, स्थानीय संवाद में संस्कृत को प्राथमिकता दी जाती है और संस्कृत भाषा को जन भाषा यहाँ पे माना जाता है और राज्य सरकार की भी पर्पज यही पे यहाँ पे यही है। आदर्श संस्कृत ग्राम योजना का उद्देश्य कौन सी भाषा को बढ़ावा देना? तो ऑब्वियस है, आपने यहाँ पे देखा कि संस्कृत भाषा को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की गई है। प्रश्न क्रमांक 39, राष्ट्रीय खेल 2025 कब और कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 39 का सही आंसर क्या होगा? 39 का सही आंसर होगा गोवा। प्रश्न क्रमांक 40, राष्ट्रीय खेल 2025 कितने खेल शामिल यहाँ पे किए जाने की उम्मीद है? इसका सही आंसर होगा 40। 40 खेलों को यहाँ पे जो राष्ट्रीय खेल में शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे सभी राज्यों की भागीदारी हो सके, सभी तरह खिलाड़ी यहाँ पे सभी राज्यों की बात कर सके, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग खेल इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मलखम के बारे में आपको पता होगा, मलखम जो है हमारे देश का अगर देखें राजकीय खेल है, लेकिन बड़े जो इवेंट्स होते हैं उनमें मलखम को शामिल नहीं किया जाता, इवन ओलंपिक वगैरह में तो नहीं है शामिल। तो इस तरह से अगर आप देखें तो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता गेम, तो डाइवर्सिफाई करने के लिए दिशा में ये पर्पज यहाँ पे रखा गया कि बहुत सारे खेलों को शामिल किया जाए। 14वां मिड कैरियर कोर्स फेज थर्ड किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी द्वारा भारत के सीनियर आईएएस अधिकारी के लिए मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 42वां देखें तो 14वें मिड कैरियर कोर्स फेज थर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 42वां का सही आंसर क्या होगा? 42 का सही आंसर होगा बी, नेतृत्व प्रबंधन कौशल को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस फेज में गवर्नेंस है, पब्लिक पॉलिसी, इन सब पर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड में ग्रीन गेम्स को बढ़ावा देने का जो कार्य है वो खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। इसके अलावा कागज रहित इसका भी हमने यहाँ पे देख लिया है, इसका सही आंसर क्या होगा कि जो भ्रष्टाचार है उसमें लगाम लगाने की दिशा में ये यहाँ पे प्रयास है। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पे
प्रश्न क्रमांक 45 के बद्रीनाथ मंदिर में फिर से खुलने का जो त्योहार है उसे किस त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो इसे बद्री केदार उत्सव बोला जाता है। बद्री केदार उत्सव की जब कपाट खुलते हैं तब उसे इसका आयोजन किया जाता है, जहाँ पे लोक नृत्य हो गए, कीर्तन हो गए, धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है। आदर्श संस्कृत ग्राम पहल का मुख्य रूप से किस पहलू को बढ़ावा देती है? तो ये संस्कृत शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण को यहाँ पे बढ़ावा देती है। प्रश्न क्रमांक 47 कागज रहित भूमि पंजीकरण प्रणाली नागरिकों के लिए कैसे लाभकारी होगी? तो 47 का सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी तेज पंजीकरण प्रक्रिया होगी, कार्यालयों में कम भौतिक देरी होगी, पारदर्शी रिकॉर्ड कीपिंग होगी, जिससे यहाँ पे पॉजिटिवली ये इम्पैक्ट होगी। ग्रीन गेम्स पहल के तहत किस प्रकार के खेलों को अधिक जोर दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, साहसिक व पर्यावरणीय अनुकूल खेलों को यहाँ पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 49 14वें मिड कैरियर कोर्स को फेज 3 की अवधि कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका 3 महीने, ऑप्शन ए। लबासना अगर देखें तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा एमसीटी के फेज 3 की अवधि 12 सप्ताह या 3 महीने रखी गई है। इस इनमें क्या किया जाता है? अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है कि 8 से 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। यह प्रशिक्षण नीतिगत समझ और इस सब के लिए यहाँ पे आयोजित किया जाता है। आखिरी प्रश्न, ग्रीन गेम्स को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार किस संगठन के साथ सहयोग करती है? इसका सही आंसर क्या होगा? युवा मामले खेल मंत्र है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? सी। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन देख लिए। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो लेक्चर तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।